Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn major dominions of the earth. आज हम लोग मेजर डोमिनियंस ऑफ द अर्थ से पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में. इसके साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर और डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर और किस तरह से हवा का मूवमेंट होता है, इन बिंदुओं पर हम लोग जानकारी लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, द वर्ड, अभी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द वर्ड एटमॉस्फेयर, जो वर्ड एटमॉस्फेयर है वो डिराइव फ्रॉम द मॉडर्न लेटिन वर्ड. ये किस शब्द से आया है? सॉरी, यह लेटिन शब्द से आया है. इसे भी आप गौर करें, जिसका अर्थ होता है एटमॉस्फेरा. ओके, मीनिंग इसका अर्थ क्या होता है? गैसियस इन्वॉल्व सराउंडिंग द अर्थ, फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटम्स. अब इसे भी जानिए कि एटम्स का क्या अर्थ होता है. ठीक है, इसका मतलब होता है वेपर यानी स्टीन, यानी एटोमो स्पेरा यानी स्पेयर, मेक द एटमॉस्फेयर. लाइफ इज नॉट पॉसिबल. क्या आपको पता है कि जीवन बिना हवा के संभव है? संभव नहीं है. हवा हमें चाहिए और हवा से हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, बिकॉज इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ ब्रीथिंग. आज जो हम लोग सांस लेते हैं वो हवा के माध्यम से लेते हैं. इसे भी आप ध्यान दें. ओके ओके. लिथोस्फीयर ऑन विच वी लिव, जिस लिथोस्फीयर पर हम रहते हैं, इज सराउंडेड बाई ए लार्ज सी ऑफ एयर, जो घिरा हुआ है समुद्र से और हवा से. यहाँ पर समुद्र नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर वह किससे घिरा हुआ है? हवा से घिरा हुआ है. देयर इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस. यहाँ जो हवा है उसमें अलग अलग प्रकार की गैसेस है. इसे तो आप जानते ही हैं, कौन कौन गैस हवा में पाया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. इसे आप गौर करें, पहले क्या आता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम. ठीक है, एक्सेट्रा. ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीथिंग. आपको पता है ना कि ऑक्सीजन हर इंसान, जीवित प्राणी के लिए जीने के लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट थिंग्स है. क्या? ऑक्सीजन. ओके, वाइल प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड. आपको ये भी पता है कि जो प्लांट्स है उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, फॉर मेकिंग देयर फूड, भोजन बनाने के लिए. ओजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गैस. आपको ये भी जानकारी है कि जो हमारा ओजन लेयर है वो इम्पॉर्टेंट गैस है इन द एटमॉस्फेयर. इसका काम क्या है ओजन का? इसे भी आप जान लें. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, यह प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट. ये क्या करता है? हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य की आती हैं उसे रोकता है, रेस को रोकता है. ऑल दिस गैसेस अलॉन्ग विद द वाटर वेपर, जितने भी गैसेस हैं इसके साथ साथ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स टुगेदर फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर. हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो क्या क्या है, इसे भी आप ध्यान दें. गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, टुगेदर फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर. ओके स्टूडेंट्स, द एटमॉस्फेयर कैन बी डिफाइंड एज द लेयर ऑफ गैसेस. अगर आपको कहा जाए कि एटमॉस्फेयर को कैसे आप परिभाषित कीजिएगा, तो आप परिभाषित कर सकते हैं. एटमॉस्फेयर कैन बी डिफाइंड एज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंडेड आवर प्लेनेट, जो घिरा हुआ हमारे ब्रह्मांड में. इट प्रोवाइड अस एयर, यह हमें हवा देता है, टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए, और प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज को. यानी एटमॉस्फेयर की बहुत बड़ी भूमिका है. अगर हम आज पृथ्वी पर जीवित हैं, या हम जीवित हैं, या और भी जो ऑर्गेनिज्म वो जीवित है, तो एटमॉस्फेयर के कारण ही जीवित है. ओके, अब हम लोग जानेंगे कि एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन जो है वो कैसे होता है. इसे भी आप गौर करें. आप देखें कि ये जो पाई चार्ट दिखाया गया है इसमें 21% जो है वो ऑक्सीजन है. ओके, इसके साथ साथ आप ये जानें कि नाइट्रोजन कितनी है? 78%. और
जो द्वितीय गैस और जो अदर गैसेस हैं वह हैं 1%। तो इस तरह से हम जान गए कि कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे बनता है। ओके, आप समझ रहे हैं? ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कैसे निर्माण होता है एटमॉस्फेयर। कैसे आपने एक पाई चार्ट में भी देखी, यहाँ आपने ध्यान दिया। ओके, नाइट्रोजन, इसे आप गौर करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये मेन गैस है एटमॉस्फेयर के। यानी इन गैसों के माध्यम से एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान दें। फॉलोइंग टेबल shows the major gases along with their the percentage by volume in the atmosphere। इसे भी आप ध्यान दें, कौन कौन मेजर गैसेस हैं हमारे वातावरण में, वॉल्यूम में, इसे आप गौर करें। ओके, पहला आता है नाइट्रोजन, कितना है 78.08%। उसके बाद स्थान आता है ऑक्सीजन 20.94%। ये दो गैसेस जो हैं मेक अबाउट 99% एटमॉस्फेयर में हैं। ये दो गैसेस केवल, सोचिए आप कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैस हैं, ये 99% हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो स्थान आता है वो आता है ऑर्गन, कितना है 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड, इसे भी आप ध्यान दें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं अक्सर एग्जाम में, 0.03%। उसके बाद है नियोन, नियोन कितना है इसे भी आप ध्यान दें, 0.0018। उसके बाद आता है हीलियम, उसका कितना स्थान है 0.005। उसके बाद आता है ओजन, उसका कितना स्थान है 0. यानी कितना जीरो है 1 2 3 4 यानी 406। उसके आता है हाइड्रोजन, इसका कितना स्थान है 0. कितना जीरो, इसे आप ध्यान दें 405, यानी यहाँ पर 40 और 5 है। तो आप जान गए कि हमारे जो कॉम्पोजिशन हुआ हमारे एटमॉस्फेयर का वो किस तरह से हुआ, कितने गैसों ने मिलकर इसकी रचना की है। ओके, हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन के बारे में तो आप जानते ही हैं। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन इज इसेंशियल। ऑक्सीजन जो है वो अति आवश्यक है हमारे सांस लेने के लिए। अगर हमारे सांस मतलब हमारे शरीर से ऑक्सीजन का लेवल अगर घट रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइफ गैस। इसे लाइफ गैस कहा था, किसे, इसे भी आप गौर करें, ऑक्सीजन को, बिकॉज इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। अगर ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर ना हो तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जीवित नहीं रहेंगे। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंब्यूस्टन्स। नाइट्रोजन हेल्प इज़ द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन देखिए नाइट्रोजन का भी बहुत बड़ा योगदान है। नाइट्रोजन किस तरह से मदद करता है, ये ग्रोथ करता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ओके, इट कंट्रोल फायर, या आग को कंट्रोल करता है, कौन, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है हीट को, रेडिएट करता है बाय द अर्थ। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप इट कीप्स द अर्थ वार्म, यह हमारे पृथ्वी को गर्म रखता है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखिए ये आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो ग्रोथ करते हैं प्लांट, हमारे जो प्लांट की वृद्धि होती है उसके लिए भी आवश्यक है। ओजन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। ओजन का भी बहुत बड़ा योगदान है। ओजन क्या करता है, जो सूर्य की जो किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उसे रोकने का काम कौन करता है, ओजन करता है। Along with these gases, dust particles and the water vapors are also present in the atmosphere। इसे भी आप ध्यान देंगे, जो डस्ट हैं, पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, ये सब हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस, जो कॉन्सेंट्रेशन है गैसेस का, उसमें वाटर वेपर्स आता है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, वेराई करते रहते हैं, अलग अलग चेंज होते रहते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इसमें वेराई होता है, यानी ये चेंज होते रहते हैं। ओके, इसे भी आप गौर करेंगे।
वाटर वेपर्स आर मेनली फाउंड नियर द ओशियनिक एरिया। वाटर वेपर कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारे समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? वाटर वेपर पाए जाते हैं। ओके, इसे आप ध्यान दें। लैंड एरिया हैव रिलेटिवली लेस कॉन्सेंट्रेशन। हमारा जो लैंड एरिया है ऑफ वाटर वेपर, उसमें कम वाटर वेपर होते हैं जितना ज़्यादा समुद्र में होता है। ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोसोफिक nuclei because they provide a center around which is the rain droplets। जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो इसी के माध्यम से होते हैं। फ्रॉम द ब्रिंग रेनफॉल, जो सरफेस पर रेन आता है वो किसके माध्यम से आता है? ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, जिसे हम लोग हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्ली कहते हैं, इसे भी आप ध्यान दें। सॉरी स्टूडेंट्स, द गैसेस, dust particles and water vapors are mainly found in the lower layers में पाए जाते हैं of the atmosphere। ठीक है, हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंट लेयर्स स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारे वायुमंडल हैं उसके अलग अलग स्ट्रक्चर किस प्रकार से हैं उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ से अक्सर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसे आप बखूबी से ध्यान दें और बहुत ध्यानपूर्वक इसे समझें आप। ओके, मैं बता रहा हूँ। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अपॉन द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक्सटेंड करता है कितने हाइट तक? 1600 किलोमीटर तक फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। ओके, और एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन डिफरेंट वेराइज लेयर्स बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेरियस गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस अलग अलग चेंज होते हैं विद द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सरफेस से जो ऊंचाई होती है उसके हिसाब से। द हेवियर गैसेस लाइक, अब आपको ये भी बतानी है कि भारी गैसेस कौन है, हेवियर गैसेस कौन कौन है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब पाए जाते हैं पृथ्वी की सरफेस पर। वह लाइटर जो हल्के गैस होते हैं वो हायर एटीट्यूड्स में पाए जाते हैं, जो हल्के गैस होते हैं। दस इट कैन बी सेड दैट द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिन। हम कह सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? थिन है। ठीक है। एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता जाता है? थिन होता जाता है, पतला होता जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन को तो हम जान ही गए, उसी के आधार पर टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर को कितने लेयर में आपने बांटी है? तो 5 लेयर्स में। दे आर टोरोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इसे भी आप ध्यान दें, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। हम लोग जानेंगे टोरोस्फेयर के बारे में। देखिए, इसका हिंदी होता है क्षोभ मंडल। इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबसे लोएस्ट होता है, इसे भी आप गौर करें। ये सबसे निचली परत होती है किसकी? एटमॉस्फेयर की। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ऑल द वेदर फिनोमिना, जितने भी जो इवेंट होते हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो किस लेयर में होते हैं? तो आप कह सकते हैं टोरोस्फेयर में ये होते हैं। ओके, वी आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दिस लेयर। हमारा सीधा कॉन्टेक्ट होता है इस लेयर से। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर इट्स मेन गैसेस। अब ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसके कौन कौन से मुख्य गैसेस हैं? तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ओके, मैं आपको ये चित्र भी दिखाऊंगा एक एक करके, पहले मैं बता लूँ उसके बाद। टोरोस्फेयर एक्सटेंड अप टू 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। ये जो टोरोस्फेयर है वो 20 किलोमीटर है सरफेस से। ओके ओके, अब हम लोग जानेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। इसका हिंदी होता है समताप मंडल। जो स्ट्रेटोस्फेयर होते हैं, इट इज़ द सेकेंड लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ
अबाउट 50 किलोमीटर, इसे भी आप गौर करें, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। इसका हाइट कितना एक्सटेंड करता है? 50 किलोमीटर। ओके, इट इज़ द लेयर ऑफ द कामनेस, यहाँ पे जो लेयर होता है ये पूरा शांत रहता है, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल वेदर, यहाँ पर कोई प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं, कोई प्राकृतिक फिनोमिना नहीं होता है, इसे भी आप गौर करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वेदर में कोई भी किस स्ट्रेटोस्फेयर में, यहाँ पर मैंने गलत कह दिया, इसे आप गौर करें कि प्राकृतिक घटनाएं किस वातावरण में नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ड्यू टू दिस द क्वालिटी स्ट्रेटोस्फेयर इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल लेयर फॉर द जेट प्लेन्स। देखिए यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, किस लेयर में जेट प्लेन चलता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लें। ओके, और एक बात और मैं बता दूं कि ओजन इज प्रेजेंट इन द लेयर, इस लेयर में कौन प्रेजेंट होता है? ओजन। टेम्परेचर इंक्रीजेज इन दिस लेयर बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं इस लेयर में क्योंकि ओजन एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को। ओके ओके स्टूडेंट्स, आप जान गए स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। इसमें दो जो घटनाएं हैं वो खास हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, एक जेट प्लेन, ठीक है, और एक वेदर फिनोमिना इसमें नहीं होता है। और एक घटना जो है इम्पॉर्टेंट है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वह ओजन परत यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, हम लोग जानेंगे मेसोस्फेयर के बारे में, यानी मध्यमंडल के बारे में। इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये तीसरा लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, एंड लाइज अबव द एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर। इसकी ये कहाँ तक एक्सटेंड है, इसे भी आप गौर करें, 80 किलोमीटर तक। ओके, इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं ऊंचाई के आधार पर। इसे भी हम लोग जान लिए हैं। हम लोग चौथा पॉइंट को जानेंगे। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप गौर करें। ओके, इट इज़ द फोर्थ लेयर होता है। क्या होता है? फोर्थ लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। इसे आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल हम लोग कहते हैं। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर, यह 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है हाइट इसका। दिस लेयर रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक, इसे आप गौर करें। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा लेयर रिफ्लेक्ट करता है रेडियो को, वेव्स बैक को टू द अर्थ सरफेस पर लाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, रेडियो संचार जो प्रणाली है, इसी के माध्यम से होती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे 5 नंबर पॉइंट, एक्सोस्फेयर यानी बहिमंडल। इसे भी आप गौर करें। ओके, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यह अपर मोस्ट होता है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 750 किलोमीटर तक इसका हाइट है। यह लेयर मर्ज होता है ग्रेजुअली इंटरप्लानिटरी स्पेस में। धीरे धीरे यह क्या होता है, इसे भी आप गौर करें। ठीक है, ठीक है, अंतरिक्ष का विस्तार होता है इसके बाद, इंटरप्लानिटरी यानी अंतरिक्ष का विस्तार इसके बाद। यहाँ से भी क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं कि किस एटमॉस्फेयर में अंतरिक्ष का विस्तार होता है, तो आप कह सकते हैं एक्सोस्फेयर में, एक्सोफेयर में। ठीक है ना, यानी बहिमंडल में। हम लोग जानेंगे डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर रेफर्स टू द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। देखिए जो डेंसिटी है हमारे वातावरण का, वो रेफर होता है, क्या बताता है? वो वाटर वेपर को बताता है, हवा में जो मौजूद है। एज यू नो द एटमॉस्फेयर इज मिक्सर ऑफ, आपको तो पता ही है ना कि एटमॉस्फेयर जो मिक्सर है किसका? गैस का। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे पृथ्वी पर क्या है? ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल है। इट इज़ हेल्ड टू द सरफेस, यह पकड़ के रखता है सरफेस, अर्थ सरफेस को। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर का अलग अलग स्थानों पर चेंज होता रहता है। इट इज़ द डेंसिएस्ट नियर द सरफेस, यह घना होता है सरफेस के किनारे, इसे भी आप ध्यान दें। ओके, एज
द एटीट्यूड्स इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे अक्षांश का विस्तार होता है वैसे वैसे डेंसिटी जो है ना, वो डिक्रीज होता है। एटीट्यूड्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होता है। द डेंस एयर इज़ हैवियर। देखिए डेंस हवा जो होती है वो भारी होती है थीन हवा से, इसे भी आप ध्यान देंगे। ओके, ये और ये। Thus, it exerts more pressure on the earth's surface. अब 2 नंबर पॉइंट को जाने। द डेंस एयर इज जनरली फाउंड नियर द सरफेस। जो डेंस एयर है वो सरफेस पर पाया जाता है, खास करके मेनली एट द ओशियन सरफेस में। वी फाइंड मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम पाते हैं ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी देन एट द हिल्स एंड माउंटेन्स। यानी ज़्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है, इसे भी आप गौर करें। एट सी देन द हिल में ज़्यादा नहीं होता है और माउंटेन में ज़्यादा नहीं होता है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज। ये घटता है रैपिडली एज भी, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा जो घनत्व है किसका, एटमॉस्फेयर का, वो डिक्रीज होता है। इसीलिए आप पहाड़ पर जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन कम मिलता है और आपको ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है। पहाड़ पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो दैट इज़ वाई माउंटेनर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग हाई एटीट्यूड्स। दे कीप द ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं विद देम वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन। इसे तो आप जान ही रहे हैं। ओके, हम लोग जानेंगे मूवमेंट ऑफ एयर। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। द एटमोसफियर्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ विच वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस में चेंज होता रहता है। सम एरिया हैव ए हाई प्रेशर ऑफ एयर। कुछ एरिया में हाई प्रेशर होते हैं हवा के, कुछ एरिया में एक्सपीरियंस लो प्रेशर होते हैं। ओके, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर। हवा जो मूव करता है हाई प्रेशर में एरिया में, फिर वह लो प्रेशर एरिया में जाता है। सच मूवमेंट को हम लोग एयर इज़ नॉन एज विंड, उसे हम लोग हवा कहते हैं, क्योंकि हवा हमेशा एक जगह एक समान नहीं रहती। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए